हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर अपने मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में अपने पढ़ लिया था, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के बारे में। और आज का जो अपना 7वां पार्ट है, इसके अंदर अपने मेंडल के वंशागति के नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तो अपने को पता ही है मेंडल के 3 लॉ हैं। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड है पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे अपने युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, युग्मकों की शुद्धता मतलब प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं का नियम। और लास्ट में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनके बारे में अपने पढ़ना है। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में आपको 2 चीज़ें बता दूं कि जो शुरू वाले 2 लॉ हैं अपने पास, प्रभाविता का नियम और दूसरा कौन सा, पृथक्करण का नियम। ये जो दोनों लॉ हैं ये किस पर बेस्ड हैं? ये तो बेस्ड है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर। ये किस पर बेस्ड हैं भाई? ये बेस्ड हैं एक संकर संकरण पर या मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड हैं, इस पर आधारित हैं। और ये वाला जो लॉ है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है अपना द्विसंकर संकरण पर, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर, द्विसंकर संकरण पर, इस पर बेस्ड है। ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। एक चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि जो अपना प्रभाविता का नियम आप पढ़ोगे, इसके 2 अपवाद आपको मिलेंगे। वो अपने आगे बात करेंगे कि इसके कौन कौन से अपवाद होते हैं। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसका कोई भी अपवाद नहीं है, ये भी आपने याद रखना है, ये यूनिवर्सल है। और जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है इसका भी आपको एक अपवाद मिलेगा। तो स्टार्टिंग में ये अपनी बातें याद रखनी है, ठीक है। कि जो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम है ये दोनों किस पर बेस्ड हैं? एक संकर संकरण पर, ठीक है। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर बेस्ड है? द्विसंकर संकरण पर। अब अपने बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, प्रभाविता का नियम। तो इसे अपने मेंडल का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। और ये जो लॉ है वो किस पर बेस्ड है? यहाँ पर F1 गलत लिखा हुआ है। ये किस पर बेस्ड है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण पर आधारित है ये, ठीक है। एक संकर संकरण पर आधारित है ये। 2 चीज़ें। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता क्या है, ठीक है। प्रभाविता का नियम कहता क्या है, इसे अपने समझना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब दोनों विपरीत एलील, जैसे यहाँ पर अपने पास जो लक्षण है वो लक्षण कौन सा है भाई? ऊंचाई का लक्षण है अपने पास, ठीक है। हाइट का लक्षण है। इसके 2 एलील हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी हो सकता है या कौन सा हो सकता है? स्मॉल टी हो सकता है। डेफिनेशन क्या कहती है कि जब दोनों विपरीत एलील मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ही सदस्य में उपस्थित होते हैं, तो ये दोनों एक ही सदस्य में कौन सी कंडीशन के अंदर उपस्थित होते हैं, ये यहाँ पे समझाया हुआ है। कि अपने पास ये है पेरेंट्स, ये है अपने पास जनक, ठीक है। एक तो है टॉल, जिसका फिनोटाइप क्या है? टॉल मतलब लक्षण प्रारूप। एक तो क्या है? लंबा। और दूसरे का लक्षण प्रारूप क्या है? वो क्या है? बौना। और इनका जो जीन प्रारूप है, जीनोटाइप है, जो लंबा है उसका जो जीनोटाइप कौन सा है? दोनों कैपिटल टी हैं। और जो बौना है उसका जो जीन प्रारूप है वो क्या है? दोनों स्मॉल टी हैं। इनसे बने गैमीट, ठीक है। तो एक कैपिटल टी आ गया और इधर आ गया एक स्मॉल टी। जब इनमें क्रॉस करवाया, ठीक है, मतलब लंबे प्लांट में जो दोनों कैपिटल टी हैं और बौने प्लांट में जो दोनों स्मॉल टी हैं, जब इनमें क्रॉस करवाया तो अपने पास कौन सी पीढ़ी आती है? अपने पास आती है F1 पीढ़ी। तो इस F1 पीढ़ी में यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पर क्या है? दोनों प्रकार के एलील उपस्थित हैं। मतलब एक ही सदस्य में, यहाँ पे लिखा है ना, एक ही सदस्य के अंदर दोनों प्रकार के जो विपरीत एलील हैं वो क्या है? उपस्थित हैं। और जिस सदस्य के अंदर ये दोनों एलील एक साथ उपस्थित होते हैं तो उसका जो लक्षण प्रारूप है मतलब वो किस प्रकार का होगा? वो लंबा होगा कि बौना होगा? आपको पता है जिस सदस्य के अंदर ये दोनों कैपिटल टी आते हैं वो तो क्या होता है? लंबा। जिस सदस्य के अंदर दोनों स्मॉल टी आते हैं वो क्या होता है? बौना। लेकिन जिस सदस्य के अंदर ये दोनों विपरीत एलील एक साथ आ जाते हैं वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो वो किस प्रकार का होगा? आपको पता है कि जो कैपिटल टी है ये किस प्रकार का होता है? जब दोनों एक साथ में आते हैं, दोनों एक साथ में आते हैं एक ही सदस्य में, तो कैपिटल टी है
ये अपना प्रभाव दिखाता है, मतलब ये अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। और जो स्मॉल टी है, इस कंडीशन के अंदर जो स्मॉल टी है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब दोनों विपरीत एलील एक ही सदस्य में उपस्थित होते हैं, जैसा कि इस F1PD में, तो केवल एक ही एलील अपना प्रभाव प्रकट करता है। ठीक है, जैसे ये जो प्लांट है वो कौन सा होगा, लंबा होगा। तो आपको पता है यहाँ पर किसने अपना प्रभाव प्रकट किया, कैपिटल टी ने। तो एक ही एलील अपना प्रभाव प्रकट करता है, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है कैपिटल टी। जो अपना प्रभाव प्रकट करता है उसे अपने क्या बोलते हैं, प्रभावी एलील। और दूसरा एलील या दूसरा कारक मतलब कौन सा, स्मॉल टी, अपना प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ रहता है, उसे अपने क्या बोलते हैं, अप्रभावी एलील। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि F1PD में मतलब जब दोनों एक साथ होते हैं तो जो एलील अपना प्रभाव प्रकट करता है वो तो होता है प्रभावी, जो नहीं प्रकट करता उसे अपने क्या बोलते हैं, अप्रभावी बोलते हैं। तो आपको पता है F1PD के अंदर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और जो सदस्य होता है वो किस प्रकार का होता है, लंबा होता है। तो लंबापन किसके कारण होता है, कैपिटल टी के कारण। तो आपको पता है यहाँ पे जो अपना प्रभाव प्रकट किया है वो किसने किया है, कैपिटल टी ने। तो कैपिटल टी यहाँ पे क्या है, प्रभावी, और स्मॉल टी यहाँ पे क्या है, अप्रभावी। यही क्या है, यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो प्रभावी कारक की उपस्थिति में, मतलब प्रभावी कारक की उपस्थिति में जो अप्रभावी कारक है वो अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता, इसे ही अपने क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। मतलब यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर क्या होता है, प्रभावी होता है। इसके दो अपवाद हैं, एक तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा कौन सा, को डोमिनेंस, जिसे अपने आगे चल के पढ़ेंगे। ये आपने याद रखने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि प्रभाविता के नियम के अपवाद कौन से हैं, तो ये दोनों के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड लॉ। सेकंड कौन सा है अभी अपने पास, पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे अपने बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये जो लॉ है ये किस पर आधारित है, ये भी एक संकर संकरण पर आधारित है। अब ये कहता क्या है कि इस नियम के अनुसार जो संकर संतति होती है, संकर संतति कौन सी है, F1PD। ठीक है, संकर संतति कौन सी है, यहाँ पे जो शो की है कौन सी है, F1PD। इसे अपने संकर संतति या हाइब्रिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किस प्रकार का होता है, विषम युग्म की है। एक इसमें कैपिटल टी है, दूसरा इसमें कौन सा, स्मॉल टी। ठीक है, तो जिस सदस्य के अंदर दोनों प्रकार के एलील प्रेजेंट होते हैं वो होता है विषम युग्म की, और विषम युग्म की हमेशा किस प्रकार का होता है, हाइब्रिड या संकर। तो इस नियम के अनुसार जो संकर संतति है वो किस प्रकार की होती है, विषम युग्म जी, जैसा आपको यहाँ पे शोर है, उसमें एक कैपिटल टी है और दूसरा उसमें क्या, स्मॉल टी है। इतनी बात समझ में आई। इसके पास दोनों कारक होते हैं, प्रभावी भी होता है और अप्रभावी भी होता है। जो कैपिटल टी है वो किस प्रकार का, प्रभावी, और जो स्मॉल टी है वो किस प्रकार का, अप्रभावी। इनसे जब युग्मक बनते हैं, युग्मक बनते समय जोड़ी के दोनों कारक, मतलब ये एक जोड़ी है, इस जोड़ी के अंदर दो कारक आपको दिख रहे हैं, दो एलील आपको दिख रहे हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। युग्मक बनते समय जोड़ी के दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे समझो, आप यहाँ पर आपने समझना क्या है, इसे देखो आप कि ये है अपने पास संकर संतति। F1PD किस प्रकार की संकर संतति, इसके अंदर जो दोनों एलील हैं वो क्या है, एक साथ प्रेजेंट हैं, प्रभावी भी और अप्रभावी भी। जब यहाँ से किसका फॉर्मेशन हुआ, गैमीट्स का या युग्मकों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो जो कैपिटल टी है ये अलग युग्मक में चला जाता है, और जो स्मॉल टी है ये एक अलग गैमीट या अलग युग्मक में चला जाता है। ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि एक युग्मक के अंदर एक जीन के दोनों एलील एक साथ चले जाएं। ठीक है, तो युग्मक के अंदर या गैमीट के अंदर हमेशा एक ही एलील होगा, वो कैपिटल टी भी हो सकता है और वो स्मॉल टी भी हो सकता है। तो यही है पृथक्करण का नियम। मतलब क्या होता है कि जो एलील हैं वो क्या हो जाते हैं, युग्मकों के निर्माण के समय पृथक पृथक हो जाते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, वो अलग 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 हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने याद ये रखना है कि जो कारकों का पृथक्करण है, मतलब यहाँ पे जो सेग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है, ये कौन सी स्टेज के अंदर होता है, तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज फर्स्ट के अंदर। मतलब मियोसिस की बात हो रही है, मियोसिस की जो एनाफेज फर्स्ट होती है उसी के अंदर ही इनका सेग्रीगेशन होता है, गैमीट्स का। ये अपने याद रखना है, वहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है तीसरा लास्ट में, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये किस पर बेस्ड है, द्विसंकर संकरण पर या डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। अब ये देखो कहता क्या है
ये क्या कहता है कि इसके अनुसार पादपों के जो विभिन्न लक्षण हैं, इसके अनुसार पादपों के विभिन्न लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। जैसे यहाँ पे अपने पास एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर जो बीज हैं वो बीज किस प्रकार के हैं, एक प्लांट ये है और दूसरा प्लांट है ये, जैसा आपको इधर भी शो हो रहा है। इस प्लांट के जो बीज हैं, उन बीजों की जो शेप है वो किस प्रकार की है, राउंड, और उनका जो कलर है वो कलर किस प्रकार का है, येलो। और दूसरा जो प्लांट है, दूसरे प्लांट की जो बीजों की शेप है वो किस प्रकार की है, झुर्रीदार, मतलब रिंकल्ड, और उनका जो अपने यहाँ पे स्मॉल वाई आएगा, और उनके जो बीजों का रंग है वो किस प्रकार का है, ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे ये लॉ क्या कहता है, ये यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ो, ये क्या कहता है, इसे आप ध्यान से देखो, इसे अपने एक बार साफ करते हैं। ये क्या कहता है कि पादपों के विभिन्न लक्षण वंशागति के समय, मतलब जब इन दोनों पौधों में अपने क्रॉस करवाएंगे तो ये लक्षण क्या अगली पीढ़ी में जाएंगे। अब यहाँ पर तो क्या है कि जो राउंड है, जो गोल है, वो किसके साथ आया हुआ है, पीले के साथ, और जो झुर्रीदार है वो किसके साथ आया हुआ है, हरे के साथ आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि क्या ये लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, ठीक है, तो क्या हमेशा जो राउंड है वो येलो के साथ ही आएगा, या क्या हमेशा जो रिंकल्ड है वो ग्रीन के साथ ही आएगा। तो इसके बारे में ये क्या कहता है कि जब विभिन्न लक्षणों की वंशागति होती है, मतलब जब ये लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि जो राउंड है वो येलो के साथ ही आए, जो राउंड है वो किसके साथ आ सकता है, वो ग्रीन के साथ भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि जो झुर्रीदार है वो हमेशा ग्रीन के साथ ही आए, जो झुर्रीदार है वो किसके साथ आ सकता है, येलो के साथ भी आ सकता है। मतलब जो लक्षणों की वंशागति है वो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये जो प्लांट है, ये प्लांट किस प्रकार का है, राउंड एंड येलो। जो दूसरा प्लांट है वो किस प्रकार के सीड है, उसमें है झुर्रीदार और ग्रीन। जब इन दोनों में क्रॉस करवाया तो जो F1 पीढ़ी आई, F1 पीढ़ी के अंदर जो सीड आए वो सारे के सारे किस प्रकार के थे, राउंड एंड येलो थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ऐसा लगा होगा कि जो राउंड है वो हमेशा किसके साथ आता है, येलो के साथ ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अपने F2 जनरेशन अपने पास आती है तो F2 जनरेशन में देखो क्या हो रहा है। F2 जनरेशन में देखो, जो पहले मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, राउंड किसके साथ आया है, येलो के साथ। यहाँ पर भी जो राउंड है वो किसके साथ आया है, येलो के साथ आया है, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे जो राउंड है वो किसके साथ आया हुआ है, येलो के साथ आया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गोल किसके साथ आ गया, पीले के साथ आ गया। मतलब कितने हैं, 4 5 6 7 8 9। और दूसरा अपना कौन सा था, झुर्रीदार और हरा। जो झुर्रीदार और हरा है ये सिर्फ एक ही कंडीशन में अपने को देखने को मिलेगा, यहाँ पर लास्ट। जो झुर्रीदार और हरा है, मतलब बीज झुर्रीदार होंगे और किस प्रकार के होंगे, हरे होंगे। ठीक है, हरे, ये एक ही कंडीशन में है। जो बाकी आपको कंडीशनें देखने को मिल रही हैं ये अलग हैं। बाकी कौन कौन सी देखने को मिल रही हैं, जैसे ये देखो आप, ये वाली जो कंडीशन है ये किस प्रकार की कंडीशन है, यहाँ पे जो बीजों का आकार है वो तो है गोल, लेकिन जो उनकी शेप है वो किस प्रकार की, झुर्रीदार। तो ये एक नया कॉम्बिनेशन आ गया ना, झुर्रीदार। ये कितने बने हुए हैं, ये बने हुए हैं 3। ठीक है, ये देखो दोनों कैपिटल आ रहे हैं, दोनों एक कैपिटल आ रहा है, एक कैपिटल आ रहा है, तो इसके कारण जो शेप है वो कैसी होगी, गोल। लेकिन यहाँ पे है तीनों में स्मॉल वाई, तो वो किस प्रकार का हो गया, झुर्रीदार। तो जरूरी नहीं है कि जो गोल है वो हमेशा पीले के साथ ही आए। जो गोल है वो किसके साथ आ सकता है, झुर्रीदार के साथ आ सकता है। इसके आगे और देखो आप, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर क्या है कि जो झुर्रीदार है वो किसके साथ आ गया, पीले के साथ आ गया। जैसे शेप भी बनी हुई ना, बीज किस प्रकार का दिखाया गया है, यहाँ पे झुर्रीदार, लेकिन कलर किस प्रकार का है, पीला। तो मतलब झुर्रीदार पीला, ऊपर गलत लिखा गया। ये किस प्रकार का है, गोल और हरा।
ठीक है। और ये किस प्रकार का है, झुर्रीदार और पीला। ये भी कितने हैं भाई, ये भी हैं 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो अलग बने हैं, ये जनकों के अंदर नहीं थे। जनक तो अपने पास 2 ही थे। जनक किस प्रकार के थे, गोल और पीले, और जनक किस प्रकार का था, झुर्रीदार और हरा। ये कॉम्बिनेशन अलग बने हैं। तो यही कहता है ये लॉ, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, कि जब लक्षणों की वंशागति होती है तो वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये लक्षण साथ साथ में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएं। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर कोई जनक के अंदर वो गोल और पीले बीज हैं तो अगली पीढ़ी के अंदर भी गोल हमेशा पीले के साथ ही आए। वो गोल है वो हरे के साथ भी आ सकता है, या झुर्रीदार है वो पीले के साथ भी आ सकता है। तो ये कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। यहाँ पे आपने याद ये रखना है कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन को दर्शाने वाले जीन है वो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर वो एक ही गुणसूत्र पर पास पास में पाए जाएंगे तो वो एक साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएंगे। इसलिए इसका अपवाद क्या है, सहलगनता। सहलगनता में क्या होता है कि गुणसूत्र है, गुणसूत्र पर जो जीन बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं, जो जीन बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं वो एक साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र अपव्यूहन को दर्शाने वाले जीन हैं वो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो राउंड जीन है ना, मतलब शेप को कंट्रोल करने वाला जीन एक अलग गुणसूत्र पर होगा, और जो कलर को कंट्रोल करने वाला जीन एक अलग गुणसूत्र पर होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अगर मान के चलो कि ये अगर दोनों जीन एक साथ प्रेजेंट होते, एक ही गुणसूत्र में बिल्कुल पास पास होते, तो वो एक साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते। लेकिन मेंडल जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वहाँ पर बाई चांस ऐसा नहीं था, उसकी किस्मत अच्छी थी, ठीक है। लेकिन बाद में आगे चल के किसकी डिस्कवरी हुई, लिंकेज की डिस्कवरी हुई, सहलगनता की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो लिंकेज को इसका अपवाद माना जाता है, क्योंकि लिंकेज में क्या होता है, कुछ लक्षण एक साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्यों जाती हैं, क्योंकि उन लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जीन एक ही गुणसूत्र पर बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं। लेकिन स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि जो लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र होती है। तो मतलब जो लक्षण स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं उन लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जीन या तो गुणसूत्र पर दूर दूर होते हैं या अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो आज का लेक्चर अपने यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपने पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, अपूर्ण प्रभाविता के बारे में।